अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा एक 5 से 10 मिनट में हम कल का रिवीजन देखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रामर का पार्ट है और महा टीटी के लिए सब चीज़ें अहम हैं और इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो महा टीटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े हैं, सिर्फ उन्हें याद दहानी की और रिविज़न की ज़रूरत है। सबसे पहले है नाउन। कल हमने देखे थे नाउन का मतलब नाम होता है जो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चीज़ का हो सकता है, शख्स का हो सकता है। हम उसे उर्दू में इस्म कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने इस्म की अक़साम देखे थे 1 बाय 1। इसमें सबसे पहला था इसमें ज़ात। इसमें ज़ात यानी किसी के ज़ाती नाम को ज़ाहिर करें। ख़ास तौर पे वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी इंसान का भी नाम हो सकता है जो किसी ज़ात से जुड़ी हो। मिसाल के तौर पर अली, किताब और क़लम, हमने मिसालें आपको दी थी। ये था पहला इसमें ज़ात। उसके बाद दूसरा था इसमें सिफ़त। ऐसा नाम जो किसी की सिफ़त को या ख़ूबी को ज़ाहिर करता है, हम उसे इसमें सिफ़त कहते हैं। मिसाल के तौर पर खूबसूरती है, बहादुर हैं, ठीक है, ज़हीन है। इस तरह के जो अल्फाज रहेंगे जो किसी की सिफ़त को ज़ाहिर करते हैं, हम उसे इसमें सिफ़त कहते हैं। तीसरी जो अहम किस्म थी वो इसमें जामिद, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें जामिद से क्या मुराद है? वो इसम जो किसी दूसरी शक्ल से नहीं बना। अब ये इसमें जामिद समझाने के लिए हमने पहले आपको कल इसमें मुश्तक़ समझा दिए थे कि इसमें मुश्तक़ किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए पहले। इसमें मुश्तक़ ऐसा लफ्ज़ या ऐसा इस्म जो किसी दूसरे शक्ल से बना हुआ हो। मिसाल के तौर पे लिखना से बना है लिखने वाला, पढ़ने से बना है पढ़ाकू, ठीक है। ऐसे इस्म को हम इसमें मुश्तक़ कहते हैं। इसकी और मिसालें भी हमने कल दिए थे। बताइए कोई और मिसाल इसमें मुश्तक़ की। इसमें मुश्तक़ की और मिसाल बताइए जो कल हमने डिस्कस किए थे। जी, लड़ाकू, लड़ने वाला। वेरी गुड। सर आसमान से आसमानी, जी एक जी, लफ्ज़ बोले थे। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करें शॉर्ट में और उसकी मिसाल लिख लेना, ठीक है। इसमें मुश्तक़ आपको समझ में आ चुका है कि किसी जो ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरी शक्ल से मिलकर बना हो। अब उसी पर से हम इसमें जामिद को आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जामिद किसे कहते सर हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये इंग्लिश में भी आएगा? एंड इंग्लिश में मैंने जहाँ जहाँ आगे है इंग्लिश में जो टॉपिक मेरे पढ़ने में आए हैं तो मैंने लिखा हूँ। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो अगर इंग्लिश के पीरियड में आए तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आप टाइप्स भी देख लेंगे या किसी भी इंग्लिश के बुक में भी देख लेंगे आप नाउन की टाइप्स, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जामिद आप देखिए, इसमें जामिद ये किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलकर नहीं बना। जैसे ज़मीन है, ये जो वर्ड है ज़मीन किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बना, ठीक है। ज़मीन से बन सकता है ज़मीनी, अगर ज़मीन से ज़मीनी बन गया तो वो इसमें मुश्तक़ कहलाएगा। जो ख़ुद अपने आप में वजूद है जिसका, जो किसी दूसरे शक्ल से मिलकर नहीं बना, हम उसे इसमें जामिद कहेंगे, ओके। कल इसी की मिसालें देकर हमने बताए थे। उसके बाद वर्ब यानी फ़ेल, ये जुमलों की अहम साख्त में से अहम साख्त है वर्ब यानी काम, फ़ेल, मराठी में क्रिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमने देखा था कल, उसकी तारीफ़ बताए थे। कोई भी काम या अमल, उसे हम फ़ेल कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। फ़ेल माजी किसे कहते हैं? जो ऐसा काम जो हमें गुज़रे हुए वक्त का लगता है या फिर जो अमल गुज़र चुका है। मिसाल के तौर पे अली ने किताब पढ़ी, अली ने किताब पढ़ लिया है, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अली ने किताब पढ़ ली है, वक्त गुज़र चुका है, उसे हम फ़ेल माजी कहते हैं, ओके। उसके बाद है फ़ेल हाल, ये भी एक काम की किस्म है, वर्ब की एक किस्म है, जहाँ पर कोई काम जारी है, ठीक है। अगर काम जारी है तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अली किताब पढ़ रहा है,
ठीक है। रहीम साइकिल चला रहा है, जो अमल जारी है, जो फ़ेल जारी है, वो फ़ेल हाल कहलाएगा। अगर मैं कहीं आपको कहीं परेशानी हो या कोई समझ में ना आए तो मुझे आप रोक कर बिल्कुल पूछिए, हम उसको और मज़ीद मिसालें देकर समझने की कोशिश करेंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल हमने कल देखे थे, वो फ़ेल जो आने वाले वक्त में हो। अली किताब पढ़ेगा, ठीक है, अली किताब पढ़ेगा। 2 मिनट रुक सकते हो क्या? अज़ान हो रही है यहाँ पे। आपकी तरफ। उसके बाद है फ़ेल मुस्तक़बिल जो फ़ेल आने वाले वक्त में हो। अली किताब पढ़ेगा। उसके बाद आपने इंग्लिश में प्रीपोजिशंस पढ़े हैं मैडम के लेक्चर के अंदर। प्रीपोजिशन को हुर्फ़ जार कहते हैं। कल भी हमने बताए थे प्रीपोजिशन या हुर्फ़ जार को आसान भाषा में समझने के लिए ये याद रखिए कि प्रीपोजिशन यानी कि जो पोजीशन बताता है। प्रीपोजिशन जो हमें किसी भी चीज़ की तारीफ़ इस तरह है कि वो अल्फाज जो इसम या ज़मीर के साथ मिलकर जुमले में रब्त पैदा करता है, जो इसम में या ज़मीर में जुमले के साथ रब्त पैदा करता है, हम उसे प्रीपोजिशन कहेंगे। उर्दू में हुर्फ़ जार कहेंगे। मिसाल के तौर पे अली मेज़ पर बैठा है, ठीक है। अली क्या है? इस्म है, ठीक है। तो इस्म कहाँ पर बैठा है? मेज़ पर। तो मेज़ ये ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है। इन दोनों में जो रब्त पैदा कर रहा है मेज़ और अली के बीच में, वो पर है, ठीक है। पर, में, अंदर, बाजू, इस तरह के जो अल्फाज रहेंगे वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इंग्लिश में भी आपने देखे बिसाइड, नियर, अंडर, बीनीथ, अप, इन, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। ओके, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोनाउन। नाउन के बाद आप प्रोनाउन पढ़ते हैं इंग्लिश में। प्रोनाउन को ही उर्दू में ज़मीर कहते हैं, जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मराठी में इसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उर्दू में ज़मीर कहते हैं, जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी अक़साम हैं, आप छोटे छोटे नुकात की शक्ल में या ट्री डायग्राम की शक्ल में इसको लिख कर रखिए। ज़मीर मुतकल्लिम जो बोलने वाले की तरफ इशारा करे, यानी कि ऐसा ज़मीर, ऐसा लफ्ज़ जो कहने वाले की तरफ इशारा करता है। इशारा से मुराद ऐसे लफ्ज़ को हमें पढ़कर मालूम होता है कि वो ख़ुद कह रहा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी जुमले में मैं इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो जुमला कहा जा रहा है तो वो मैं यानी उस ज़मीर की तरफ से कहा जा रहा है। हम लोग गए, हम लोग गए, ये जुमला कौन अदा करेगा? जो हम कह रहा है वही। मैंने लिखा, ये कौन कहेगा? ये जुमला जिसने लिखा वही कहेगा कि मैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो ज़मीर है, ठीक है। और ज़मीर मैंने लिखा वो ख़ुद बात कर रहा है, ज़मीर भी है और ख़ुद अपने बारे में मालूमात दे रहा है, ख़ुद के बारे में अपनी तरफ बोलने वाले के। उसे हम ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। ज़मीर मुतकल्लिम समझ में आया? उसके बाद है ज़मीर हाज़िर। कल भी बताए थे हमने, बहुत आसान है। जो सुनने वाले की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं, और मुखातिब करते समय हम सामने वाले का नाम नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पर मेरे सामने अगर नवाब सर हैं, अख्तर नवाज़ सर हैं, ठीक है। तो मैं अख्तर नवाज़ सर से कह रहा हूँ कि आपने मुझे सुना। तो मैंने अख्तर नवाज़ सर का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम के बजाय ज़मीर का इस्तेमाल किया, और ज़मीर में भी आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ठीक है। आप और तुम ये सुनने वाले की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए हम उसे ज़मीर हाज़िर कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना है, ऐसा ज़मीर जो सामने हाज़िर हो, जिसे मुखातिब किया जाता है, उसे ज़मीर हाज़िर कहते हैं। ओके जी सर। ज़मीर गायब देखकर आप कहीं पर ये लफ्ज़ नज़र आ जाए, महाटीटी में अगर आ जाए तो इसे देखकर परेशान नहीं होना। जो हाज़िर नहीं है उसे हम ज़मीर गायब कहेंगे। और ऐसा नाम या ऐसा इस्म जो गायब शख्स के नाम की बजाय इस्तेमाल में आ रहा है, उसे हम ज़मीर गायब कहेंगे। जैसे वो, इन्होंने, उसने, ठीक है। उसने,
इसने, उसने, उन्होंने, वो आदमी, ठीक है, जो हाजिर नहीं है उसे हम ज़मीर गायब कहेंगे। उसके बाद हमने देखे थे कि मुज़क्कर मुअन्नस भी महा टीटी में पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, हिंदी मराठी में भी पूछे जाते हैं। मुज़क्कर हम जानते हैं, मुअन्नस भी हम जानते हैं। मिसाल के तौर पे मुज़क्कर लड़का खेलता है, मुअन्नस है तो लड़की खेलती है। वाहिद जमा भी पूछे जाते हैं, वो जो भी उर्दू की ग्रामर है उसमें वाहिद जमा को एक नज़र से सरफ़ नज़र आपने करना चाहिए। वाहिद जमा है और इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल है, और महा टीटी के अंदर वो जानवरों के जो बच्चे हैं, कल हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे हमारे इंग्लिश में, ठीक है, और वो भी डाले थे कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं। परिंदों का झुंड होता है, जानवरों का बकरियों का रेवड़ होता है। तो ये जो इज्तिमाई सूरत हाल है तो उसको क्या कहते हैं, इस तरीके के भी सवालात वाहिद जमा में पूछे जाते हैं। सर डर भी ऐसा कुछ आता है कि एग्जाम में, जैसे फोबिया से रिलेटेड? अगर पेडागॉजी का सवाल हो तो उसमें मुमकिन है, ठीक है, वो का ज़्यादा है महा टीटी के अंदर। पेडागॉजी सीटीटी में ज़्यादा है सर? जी, पेडागॉजी सीटेट में ज़्यादा है, 15 मार्क की पेडागॉजी है, पैसेज है और एक कुछ नज़म के अशार आते हैं। सीटेट में आसान है, महा टीटी में ज़्यादातर पार्ट जो है वो ग्रामर का है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये इस तरह के सवालात भी आते हैं। ये चीज़ मुतरादिफ अल्फाज, ज़िद अल्फाज जो है वो सीटेट में भी पूछे जाते हैं, महा टीटी के अंदर भी पूछे जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटीनिम्स कहते हैं, जो हमने कल भी देखे थे। इसको हम थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। मुतरादिफ यानी हम माने देखे थे हमने, मुतज़ाद यानी ज़िद अल्फाज, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुतरादिफ के माने होते हैं हम माने, हम सफ़र, रफ़ीक, ठीक है। एक एक मिसाल हमने सबकी यहाँ पे नोट डाउन की है। मुतज़ाद यानी ज़िद अल्फाज जो एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह, शाम, दिन और रात, ये मुतज़ाद हैं। उसके बाद हमने यहाँ तक कल देखे थे सिंटैक्स यानी तरकीब नहवी। ये जुमले की जो तरकीब होती है, जुमले के अज्जा की तरकीब। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब भी हम लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस की बनावट को, उसके साख्त पर, उसके सिंटैक्स पर गुफ्तगू करते हैं तो हमको ये हमारे टीचर पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जुमले की तरकीब है, ठीक है। इसी को हम तरकीब नहवी कहते हैं। इसको उर्दू में याद रखें। अगर नए अल्फाज हैं तो हम पढ़े हुए होते हैं लेकिन याद नहीं आते उस वक्त, तो तरकीब नहवी का मतलब होता है सिंटैक्स, जुमले की तरतीब, ठीक है। मिसाल के तौर पर अली ने किताब पढ़ी, अली ने किताब पढ़ी तो अली यहाँ पर सब्जेक्ट हैं यानी फ़ाइल हैं, ठीक है, और किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है, पढ़ी ये वर्ब है यानी काम है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। तो जुमलों में इस तरह के मफ़ूल कौन है, फ़ेल कौन है, कभी कभार इस पर भी सवालात पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमने कंजंक्शन देखा था, जिसे उर्दू में हुर्फ़ अतफ़ कहते हैं। प्रीपोजिशन के अंदर आता है ये कंजंक्शंस। तो ये हुर्फ़ अतफ़ किसे कहेंगे? दो या दो से ज़ायद जुमलों या अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, उसे हम हुर्फ़ अतफ़ कहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़ायद जुमलों को जो आपस में मिलाते हैं हम उन्हें हुर्फ़ अतफ़ कहलाते हैं। ख़ास तौर पे और, लेकिन, मगर, इस तरह के अल्फाज, और, लेकिन, मगर, अगर, इंग्लिश में कहते हैं एंड, बट, और, एंड, ये सब क्या कहलाएंगे? मिसालें हैं कंजंक्शन की। उर्दू में कहते हैं हुर्फ़ अतफ़, ठीक है सर। जी सर तरकीब नहवी की एक बार रिपीट कीजिए ना। तरकीब नहवी यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जुमले की तरतीब को तरकीब नहवी कहते हैं, जिसके अंदर हम इंग्लिश में समझने के लिए बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तय करना जुमलों में से और उसकी तरतीब को सही रखना जुमलों की तरतीब के लिए। ये लैंग्वेज की साख्त का हिस्सा है, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक। वो शुरुआत में हमने आपको पहले पीरियड में बताए थे, जुमले की जो क़वायद की तदरीस होती है
क़वाइद की तदरीस में हम पहले बच्चे के फ़ोनेटिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम इल्म सर्फ़ पढ़ाते हैं, उसके बाद सिंटैक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तरतीब हमने पहला पीरियड उर्दू का देख लीजिए आप, तो पूरी डिटेल इसकी भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमने देखे एडजेक्टिव यानी सिफ़त। सिफ़त हम जानते हैं जो किसी इस्म या ज़मीर की खूबी या ख़ामी ज़ाहिर करें। ठीक है, उसे हम सिफ़त कहते हैं। सिफ़त ज़ाती यानी किसी की ज़ाती खूबी बताएं। अली ज़हीन लड़का है, तो अली के मुतालिक ये मज़ीद मालूमात दे रहा है कि अली लड़का तो है लेकिन कैसा है, ज़हीन है। तो अली की ज़हानत ये उसकी सिफ़त हुई, ये उसकी खूबी हुई, तो ये सिफ़त ज़ाती कहलाएगा। ठीक, दूसरा है सिफ़त निस्बती, जो किसी निस्बत को ज़ाहिर करे। ठीक है, इस पर सवालात पूछे गए हैं सिफ़त निस्बती पर। मिसाल के तौर पर अली एक लाहौरी तालिब इल्म है। ठीक है, या फिर अली एक पंजाबी तालिब इल्म है। ठीक है, तो जो इस्म है या फिर कोई ज़मीर है, इस्म के बजाय कोई ज़मीर भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि प्रोनाउन भी हो सकता है, मैं, आप, वो। ठीक है, वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, वो आसामी है या फिर वो महाराष्ट्रियन है, या वो मलयालम केरला से ताल्लुक़ रखता है, वो गुजराती है, वो दुकानदार गुजराती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुजराती है, जो लाहौरी है, पंजाबी है, तो एक किसी मख़सूस इलाक़े, रियासत, शहर से उसकी निस्बत जोड़ी जाती है। तो किसी भी इस्म की या किसी भी ज़मीर की निस्बत किसी इलाक़े से, किसी शहर से, किसी मुल्क से जोड़ी जाती है, तो हम उसे सिफ़त निस्बती कहेंगे। ठीक है, सर एक बार फिर से बोलिए ना। जब भी किसी इस्म की या फिर किसी ज़मीर की निस्बत किसी शहर से, किसी मुल्क से, किसी रियासत से, किसी इलाक़े से जोड़कर बताई जाती है, इस तरह की सिफ़त को सिफ़त निस्बती कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जब हज उम्रा के लिए जाते हैं तो आप खुद अपने आप को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। या फिर वो भी आपसे पूछता है कि आप भारतीय हैं, तो हम वहाँ पर इस्म के साथ, ज़मीर के साथ किसी मुल्क के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, किसी शहर के ताल्लुक़ से ज़ाहिर करते हैं, अपनी निस्बत बताते हैं। निस्बत का मतलब ताल्लुक़ होता है। ठीक है, रिलेटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है सिफ़त अददी। ये तो हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपको स्टैटिक्स नज़र आए, नंबर्स नज़र आए, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसे सिफ़त अददी कहेंगे। मिसाल के तौर पे अली के पास 5 किताबें हैं। ठीक है, सिफ़त अली के पास किताबें हैं लेकिन 5 किताबें हैं। तो जहाँ पर अददों का इल्म आता है या फिर अददों का शुमार, आदद व शुमार आते हैं, स्टैटिक्स आते हैं, तब हम उसे सिफ़त अददी कहते हैं। आसान है, आगे बढ़ें। उसके बाद है निगेटिव वर्ड्स, जिसे उर्दू में हुर्फ़ नफ़ी कहते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज भी आते हैं जुमलों के अंदर जो नफ़ी पैदा करते हैं जुमले के अंदर, इनकार का या फिर नफ़ी का, निगेटिव वर्ड्स, उसे हम हुर्फ़ नफ़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली स्कूल नहीं गया, तो जहाँ कहीं भी आपको नून है, ये नून गुन्ना नहीं नज़र आएगा, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो है हुर्फ़ नहीं है या हुर्फ़ नफ़ी है, निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने आज कोई किताब नहीं ख़रीदी, तो यहाँ जुमले में नहीं आया है। जी। फॉर एग्जाम्पल सर, ये खाना मत खाओ, तो यहाँ पर नहीं तो नहीं है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस ही है, तो ये मत भी तो हुर्फ़ नफ़ी ही होगा ना। मत के लिए आगे आएगा
थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ठीक है। वो मत खाओ वो नफ़ी नहीं है, वो ऑर्डर है, ठीक है। प्रोहिबिशन। जी, प्रोहिबिशन कल बताए थे हमने, आगे आने वाला है, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। उसके बाद हमने जुमला देखे थे, ठीक है। जुमले की जिस तरह आप यहाँ हर किसी की हम अक़साम देख रहे हैं, तो जो भी मुकम्मल बात, 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हों, जो मुकम्मल बात हो और जिसके कोई ना कोई माने हैं, हम उसे जुमला कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस आम ज़ुबान में इतनी आसान तारीफ़ तो नहीं पूछता, लेकिन उसकी अक़साम पर हम बात करेंगे। तो पहला जुमला है जुमला इस्मिया, ठीक है। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली जुमले की शुरुआत जब किसी नाम से शुरू होती है, इस्म से शुरू होती है, तब हम ऐसे जुमलों को जुमला इस्मिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे अली एक तालिब इल्म है, तो ये जुमला तो है, लेकिन जुमले की शुरुआत कैसे हुई है? यहाँ पर जुमले की शुरुआत कैसे हुई है? नाम से हुई, अली। जी, ऐसे जुमले को हम कहेंगे जुमला इस्मिया, ओके। अगर जुमले की शुरुआत किसी काम से हो रही है, यानी फ़ेल से शुरू हो रही है, वर्ब से शुरू हो रही है, तो जुमला फ़इलिया उसे कहेंगे। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली काम जो है, काम से बात शुरू हो रही, बारिश हो रही है। और कोई मिसाल दीजिए इसकी जुमले फ़इलिया की। गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, यहाँ पर आपको इसम नज़र नहीं आ रहा, डायरेक्ट फ़ेल से जुमला शुरू हो रहा है, काम से शुरू हो रहा है, गर्मी हो रही है, ठीक है। उसे हम जुमला फ़इलिया कहेंगे। उसके बाद शुरुआत में हमने फ़ेल देखे, काम देखे, उसके बाद हमने मफ़ूल को देखना है। मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, जैसा जुमले का स्ट्रक्चर हमने अभी देखे, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। तो हम मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो इस्म या ज़मीर जिस पर फ़ेल वाक़ हो, जिस पर काम हो रहा है, जिस पे वर्क हो रहा है, उसे मफ़ऊल कहेंगे, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अली ने किताब पढ़ी, तो पढ़ने का काम किस पर किया जा रहा है? किताब के ऊपर, तो किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किताब यहाँ पर मफ़ऊल है। बहुत आसान है, ये छोटी छोटी जमातों में इन चीज़ों का तारुफ़ करवाया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब को इंग्लिश में ज़र्फ़ कहते हैं। सर जी सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बाकी लोग को नज़र आ रही है? जी सर। जी, अगर किसी एक का प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क का इश्यू होता है, अपनी पोजीशन चेंज कीजिए तो इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। ज़र्फ़ का इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह बयान हो सकती है कि वो लफ्ज़ जो फ़ेल, सिफ़त या किसी दूसरे ज़र्फ़ की कैफ़ियत ज़ाहिर करें। अगर मिसाल दूँ तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि अली तेज़ी से दौड़ता है। दौड़ने का जो काम है यानी वर्ब है, दौड़ना क्या है? ये वर्ब है, फ़ेल है। तो फ़ेल के मुतालिक ये ज़्यादा मालूमात दे रहा है। दौड़ तो रहा है अली, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज़ी से। तो ये तेज़ी जो जुमला है वो फ़ेल की कैफ़ियत को मज़ीद वजाहत के साथ पेश कर रहा है, वो वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वर्क कैसा हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो ये तेज़ी जो है ज़र्फ़ हालत कहलाती है, ठीक है। एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब में अगर पूछा हालत के बारे में तो ज़र्फ़ हालत है। उसके बाद दूसरी मिसाल हमने लिखी है आपके सामने, अली कल आया। तो ये कल क्या है? आया तो आया, ठीक है, अली आया, लेकिन कब आया? कल आया, तो ये एडवर्ब है। इतनी और अगर वो पूछता है कि फिर वो एडवर्ब में कौन सा है, तो फिर ये ज़र्फ़ ज़मा है। दो अक़साम में हालत, ज़र्फ़ हालत और ज़र्फ़ ज़मा। ज़मा यानी वक्त का अंदाज़ा करने वाला, और ज़र्फ़ हालत यानी हालत का अंदाज़ा कराने वाला, कैफ़ियत बताने वाला। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब यानी ज़र्फ़, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये भी एडी ऐड और उसके बाद है वर्ब। वर्ब यानी काम, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला अबाउट वर्ब।
ठीक है, एडवर्ब। उसके बाद ज़माने के अक़साम में हमने देखे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हाल। ये चीज़ें हम बहुत, इन चीज़ों को अच्छी तरह हम वाकिफ़ हैं। वो अमल जो जारी है उसे हम ज़माने हाल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली खाना खाता है, अली खाता है, अली किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो काम है, वो जारी है, उसे हम हाल कहते हैं। उसके बाद हमने देखे थे माज़ी क़रीब और माज़ी बईद, इसकी दोनों भी मिसाल हमने कल देखे थे। आज हमने मज़ीद तफ़सीलात के साथ गुफ्तगू की, रिवाइज़ भी अच्छे से हो गया कि माज़ी क़रीब और माज़ी बईद का मतलब क्या होता है। माज़ी क़रीब का मतलब जो अभी अभी गुज़रा है, ऐसा जुमला जिसमें काम के वर्ब के होने का अंदाज़ा ऐसा होता है कि ये काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, हाल ही में गुज़रा है, उसे माज़ी क़रीब कहेंगे। माज़ी में हुआ लेकिन रिसेंट में हुआ, ठीक है, उसे माज़ी क़रीब कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अली अभी आया था, माज़ी का ही है, था लग रहा आपको, लास्ट में लगा हुआ नज़र आ रहा, मतलब माज़ी का ही जुमला है, लेकिन माज़ी में भी माज़ी क़रीब है, अभी आकर गया, अभी आया था, ठीक है। और माज़ी बईद से मुराद है बहुत पहले का, अली बहुत साल पहले आया था। तो सर जी, अगर वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर था निकाल दिए और सिर्फ आया है, यानी कि अली अभी आया, तो ये सेंटेंस इसी का रहेगा। ये हम पढ़ रहे हैं माज़ी क़रीब। माज़ी का मतलब जो पास्ट है, गुज़रा हुआ। अगर था निकाल दिए तो वो माज़ी नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएंगे ना वो। जी, ठीक है। ओके। और माज़ी अगर आप हटा देंगे तो वो माज़ी माज़ी नहीं रहेगा, पास्ट टेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। माज़ी बईद से मुराद है जिसको बहुत अरसा बीत चुका, बहुत साल गुज़र चुके। मिसाल के तौर पर अली बहुत साल पहले आया था, अली आया था लेकिन बहुत साल पहले, तो उसे माज़ी बईद कहेंगे। ओके, जी। नेक्स्ट है तकमील, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीशन, मुकम्मल होना, ठीक है। वो जुमले जब हम जिसे पढ़कर हमें लगता है कि जो भी वर्ब है उसमें, जो भी फ़ेल है, काम है, वो तकमील हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, जुमला पढ़कर हमको अंदाज़ा होता है, उसे हम तकमील कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली ने खाना खा लिया है। खा लिया है मतलब खाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। एक जुमला जो है वो फ़ेल की तकमील को ज़ाहिर करता है। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम अमरिया जुमला कहते हैं। अमर का मतलब होता है हुक्म, और जो अमरिया है उससे मुराद होता है हुक्मिया जुमला भी उसे हम कह सकते हैं। वो फ़ेल जो हुक्म देने, दरख्वास्त करने या नसीहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे हम अमर कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किताब पढ़ो, तो ये जुमला ऐसा है जहाँ पर आपको हुक्म नज़र आएगा, दरख्वास्त नज़र आएगी या नसीहत नज़र आएगी। ऐसे जुमले को हम, ऐसे लफ्ज़ को हम अमर कहेंगे या अमरिया जुमला कहेंगे। मिसाल के तौर पे किताब पढ़ो, चुप रहो, खामोश बैठो, ठीक है। अमर, अमरिया, इम्पेरेटिव। जी, वो जो मत वाले आए थे बाजी, जो अगर जुमलों में मत आया तो क्या होगा, नहीं आया तो ये, उसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है। वो नफ़ी थे और ये नहीं है, जो आप किसी काम को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो किसी काम से रोकने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, उस जुमलों में हम मत का इस्तेमाल करते हैं, मीम ते मत, ठीक है। प्रोहिबिट करना यानी रोकना। मिसाल के तौर पे झूठ मत बोलो, बाहर मत जाओ, ठीक है।
इस तरह के जो जुमले रहेंगे जिसमें मीम ते मत आएगा वो नहीं कहलाएगा, प्रोहिबिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो मीम ते मत है वो हुर्फ़े नहीं है, नून है छोटी है नहीं, और वो नफ़ी आया तो वहाँ पर नून है ये नून गुन्ना नहीं। समझ रहे हैं आप? यस सर। और सर ना भी यूज होता है ना? जी हो सकता है। तो वो नफी में आएगा या फिर नहीं में आएगा? नून है छोटी या नहीं में आएगा। मिसाल के तौर पे ना वाला जुमला बोलिए कोई, झूठ ना बोलो, ठीक है। ऐसा ना करो, लेकिन सर ये तो प्रोहिबिशन में जाएगा, ये ऑर्डर हो रहा ना। देखिए किसी काम को रोकने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो वो प्रोहिबिशन है, नहीं है। सादा जुमला है, और उस सादे जुमले में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी ऐसा जुमला जिसमें कोई इनकार हो या नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोहिबिशन हो। मिसाल के तौर पे आपने खाना नहीं खाया तो इसमें प्रोहिबिशन तो नहीं है, लेकिन निगेटिव जुमला है, आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, ओके। अगर आप ऐसा कहेंगे कि खाना मत खाओ तो ये हो जाएगा प्रोहिबिशन, रोक रहे हैं आप किसी काम से। उसके बाद लास्ट हमने शायद यहाँ तक देखे थे वोकेटिव वर्ड्स या फिर निदाइया जुमला, निदाइया अल्फाज। निदा का मतलब है आवाज़। कल में मिसाल दी गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, नात का अशार है, ठीक है। गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, आपने सुना होगा। वो अल्फाज जो किसी को पुकारने या तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसे हम निदाइया जुमले या निदाइया अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अरे अली यहाँ आओ, तो अरे अली मुखातिब कर आप किसी को पुकार रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं, तो हम ऐसे अल्फाज को निदाइया अल्फाज कहेंगे। ऐ लोगो मेरी बात सुनो। तो बहुत सारे अफराद का जो मजमुआ है, वो अफराद के मजमुए को आप एड्रेस कर रहे हैं, और उन तमाम को एक वर्ड से, एक लफ्ज़ से आप मुखातिब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लफ्ज़ है ऐ लोगो। ऐ लोगो जो है वो निदाइयाँ हैं, जब आप उस किसी को निदा देते हैं, सदा देते हैं, आवाज़ देते हैं, ओके। फ़ाइल भी देखे हमने, अभी फ़ेल देखे थे, उसके बाद फ़ाइल सब्जेक्ट। फ़ाइल किसे कहते हैं? वो इस्म या ज़मीर जिसके बारे में जुमले कोई ख़बर दी जा रही हो या जिसने कोई काम किया हो, हम उसे फ़ाइल कहते हैं। इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? अली पढ़ रहा है। तो अली क्या है? फ़ाइल हैं। फ़ाइल यानी फ़ेल करने वाला, सब्जेक्ट हैं, ओके। फिर से रिपीट कर सकते? मैंने कहा हमने फ़ेल के बारे में, फ़ाइल के बारे में भी पढ़े हैं मैडम। फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, जो कोई काम कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अली किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? तो अली है। इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के, जी, नाउन और प्रोनाउन मतलब इस्म और ज़मीर के बारे में जो काम हो रहा, वो काम हो रहा है, सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ब की बात नहीं हो रही है, एडवर्ब की बात नहीं हो रही है। काम कौन कर रहा है? आपने इंग्लिश में देखे होंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह की जुमले की साख्त होती है। तो उर्दू में भी वही साख्त है, फ़ेल जमा फ़ाइल जमा मफ़ऊल, ये उर्दू के जुमले की साख्त है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। इंग्लिश इधर से शुरू होती है, उर्दू इधर से शुरू होती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में आपने देखा। उसी तरह फ़ेल यानी काम, फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, और मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
उसके बाद आपको ये शुरुआत में कुछ थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लिया हमने जी। स्पीकर म्यूट कीजिए। सिफत निस्बती, जो किसी ऐसी सिफतों की जो अक़साम देखे हमने शुरुआत में, उसी में से एक है ये जिसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। ऐसी सिफत जो किसी की निस्बत ज़ाहिर करता है, जो किसी से रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, जो किसी निस्बत को ज़ाहिर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं। देखिए किसी के, तो ये मिसाल हमने आपको दिए थे कि जब आप हज उम्रा के लिए जाते हैं तो आप अपनी निस्बत अपने मुल्क से वाबस्ता कराते हैं कि वो एक हिंदुस्तानी लड़का है। तो हिंदुस्तानी क्या है? निस्बत है, सिफत निस्बती, ये हमने देख चुके हैं। उसके बाद फ़ीमेनाइन और मस्कुलाइन पर भी अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, महा टीटी के अंदर भी और लैंग्वेज के अंदर सीटेट में, जिसे उर्दू में तज़कीर व तानीस कहते हैं। तज़कीर बना मुज़क्कर से और तानीस बना मुअन्नस से। ठीक है, ये भी शुरुआत के चौथी पाँचवीं की बच्चों की किताबों में है, जो आपने भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं। शेर मुज़क्कर हैं और शेरनी मुअन्नस हैं। यहाँ पर ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मफ़ऊल मुतलक़, ये ऑब्जेक्ट अभी जो हमने देखे हैं मफ़ऊल, उसकी एक किस्म है जिसे मफ़ऊल मुतलक़ कहते हैं। मफ़ऊल मुतलक़ को आप आसानी से कैसे समझेंगे? वो मफ़ऊल जो फ़ेल की कैफ़ियत या हालत की वजाहत करता है। वो ऑब्जेक्ट जो कुछ भी वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है, उसके बारे में या उसकी कैफ़ियत को अच्छे तरीक़े से वजाहत करता है। मिसाल के तौर पर अली सब्जेक्ट है, उसने काम किया, वर्ब किया, लेकिन वो काम कैसा किया? उसने बहुत मेहनत से। ठीक है, तो यहाँ पर अली ने जो काम किया है उसके बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है, उसे हम कहेंगे मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल तो मालूम है हमको, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो कुछ भी काम हो रहा है उसके बारे में कोई मज़ीद लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसे मफ़ऊल मुतलक़ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम। एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं मफ़ऊल मुतलक़। ठीक है, एडवर्ब यहाँ पर है, आप देखेंगे मफ़ऊल फ़िया या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आप देखते हैं इंग्लिश में, उसे उर्दू में मफ़ऊल फ़िया कहते हैं। पूछता क्या पेपर में? जी, पेपर में पूछते हैं सवाल मफ़ऊल फ़िया का हो। अब देखिए महा टीटी के अंदर इतना, तो मफ़ऊल मुतलक़ क्या है अभी हमने देखें। उसके बाद है मफ़ऊल फ़िया, हमने देखें कि वो मफ़ऊल जो फ़ेल के वक्त या जगह की वजाहत करें। अली आया लेकिन रात में आया, तो रात क्या है? टाइम है, तो मफ़ऊल फ़िया कहेंगे उसे। सर एक दो मिसाल दीजिए। और अली रात में आया। ठीक है, आप कोई और मिसाल भी आप दे सकते, बोलिए, या फिर मैं भी दे सकता हूँ, बोलिए। खेलता है जी, अली बाग में खेलता है। जगह बाग, तो वो जगह, अगर बाग आ गया तो फिर वो जगह हो गया, प्लेस का। अली रात में सोते वक्त कहानी सुनता है, या भी ये भी हो सकता है ना। ठीक है, रात है, दोपहर है, सुबह है, शाम है। जी जी, सोते वक्त कहानी सुनता है जी, टाइम। और यहाँ पर आपको अहमद ने खाना खाया। जी, दो चीज़ों के ऊपर मतलब दो चीज़ों पर फोकस कीजिए, टाइम और प्लेस। अली सुबह स्कूल गया। जी, सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है। जितने भी वर्ड यूज किए जाएंगे वो सब मफ़ऊल फ़िया में आ जाएंगे। जी, ठीक है, वक्त या जगह। अच्छा, पहले तो अब यहाँ पर अली बाग में खेल रहा है, तो बाग क्या है? जगह है। मैंने दो चीज़ों के ऊपर अंडरलाइन किया आपको, एक टाइम हो सकता है या फिर जगह हो सकती है। अली बाग में खेल रहा, अब यहाँ पर वक्त का जिक्र नहीं है, ठीक है, जगह का जिक्र है, तब भी ये मफ़ऊल फ़िया है। ओके,
उसके बाद है ताजुबिया जुमले, जिसे उर्दू में ताजुबिया कहते हैं और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वो जुमले जो हैरत, खुशी, गम वगैरह का इजहार करें उसे हम ताजुबिया जुमले कहते हैं। और उसकी अलामत भी होती हैं जिसे हम ताजुबिया अलामत कहते हैं। इस तरह की जुमले के आखिर में हो सकती है या फिर जुमले के शुरुआत में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हाय मेरा कलम टूट गया। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ कहीं भी नज़र आएगा तो वो ताजुबिया जुमला कहलाएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाएगा। ये चीज़ें भी हमने स्कूल लेवल पर पढ़ी हुई हैं। उसके बाद है कंडीशनल वर्ड, जिसे उर्दू में कहते हैं हुर्फ़ शर्त। ठीक, हुर्फ़ शर्त यानी कि ऐसा हुर्फ़, वो अल्फाज जो जुमले के अंदर शर्त का रोल अदा करते हैं, कंडीशन का रोल अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो यहाँ पर शर्तिया हुर्फ़ कौन सा है? कामयाबी के लिए शर्त क्या है? मेहनत करोगे। उसके लिए शर्तिया वर्ड कौन सा है? अगर। ठीक, अगर ये जो है हुर्फ़ शर्त कहलाएगा, कंडीशनल वर्ड कहलाएगा। लेकिन नहीं होता ना सर? लेकिन अगर शर्त का जुमला अदा कर रहे हैं, अगर वो जुमले की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लेकिन आपका जुमले के अंदर शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तब वो हुर्फ़ शर्त कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं, जिसे उर्दू में हुर्फ़ इस्तिफ़ाम कहते हैं। और ऐसे जुमलों को इस्तिफ़ामिया जुमले कहते हैं, सवालिया जुमले। जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो उसे इस्तिफ़ामिया जुमला कहा जाता है। और ऐसा लफ्ज़ जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम हुर्फ़ इस्तिफ़ाम कहते हैं। ठीक है, अगर जुमला है सवाल का तो जुमला इस्तिफ़ामिया जुमला, अगर हुर्फ़ है तो हुर्फ़ इस्तिफ़ामिया। मिसाल के तौर पे, क्या तुमने किताब पढ़ी? तो शुरुआत सवाल की हो रही है, WH, क्या। तो ये जो क्या है ये हुर्फ़ इस्तिफ़ाम है। अगर ये निकाल दें हम तो फिर वो जुमला सवाल नहीं रहेगा। अगर क्या को हम गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर वो जुमला सवाल रहेगा। क्या तुमने किताब पढ़ी? ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ हैं उसी की वजह से वो सवाल बना है। ऐसे हुर्फ़ को हम हुर्फ़ इस्तिफ़ाम कहेंगे। ठीक है, क्या, कौन, कब, किधर, WH। जी WH टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे, जो सवाल पैदा करेंगे, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाएंगे या फिर हुर्फ़ इस्तिफ़ामिया कहलाएंगे। ओके, उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपने देखे हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़े हैं। ठीक है, अब डिग्री जो है वो एक तरह की सिफत होती है। ठीक है, जैसा कि आम तौर पर हम जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे गुड, इसके बाद की डिग्री बोलिए, गुड के बाद की डिग्री गुड बेस्ट बेटर। गुड, बेटर बेस्ट। गुड, बेटर, Best, बेस्ट better। या गुड बेटर बेस्ट। बेटर बेस्ट नहीं, गुड बेस्ट बेटर। बेटर बेस्ट है सर। सर गुड बेटर बेस्ट है ना? बेटर बेस्ट। जी मैं दोनों लिख रहा हूँ, मोर, मोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, दोनों में से कौन सा सही है बताइए। नीचे का नीचे वाला गुड, बेटर, बेस्ट। जी, आखिरी सूरत है बेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिफतें हैं। ठीक है, एक तरह की ये सिफतें हैं। उर्दू में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ को हम तफज़ील के नाम से जानते हैं।
कंपेरेटिव यानी तफजील, तफजीली सिफत। वो सिफत जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मवाज़ने को ज़ाहिर करें, ऐसी सिफत को तफजीली सिफत कहते हैं। जब हम किसी दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं उसे हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, तफजीली सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली है, अली के साथ में और एक बच्चा है, तो आप दोनों का मवाजना करके कहते हैं कि अली ज़्यादा ज़हीन है। अली ज़हीन नहीं कहा गया। अगर अली ज़हीन है तो वहाँ पर कोई कंपेरेटिव डिग्री नज़र नहीं आती, लेकिन आप ज़्यादा ज़हीन के साथ ज़्यादा लगा कर कहते हैं, इसका मतलब आप किसी के कंपेयर में ये जुमला कह रहे हैं। ठीक है, उसे हम तफजीली सिफत कहेंगे। जैसे कि अहमद बहुत बहादुर है। नहीं, अहमद ज्यादा बहादुर है। जी, ये जुमला हमने अली ज्यादा स्मार्ट है। ये जुमला हमने शुरुआत में भी देखे। अली ज़हीन है, ज़हीन क्या है, उसकी सिफत है, इतना देखे थे हमने, याद आया? अली ज़हीन है, ये तो हमने सिर्फ सिफत के अंदर देखे, लेकिन उसी ज़्यादा आने की वजह से उसकी कंपेयर कर रहा हूँ। जी, मिसाल के तौर पर दो टीचर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि हैंड राइटिंग दो बच्चों की है, आप मुकाबला चल रहा है हैंड राइटिंग का या ड्राइंग का, तो दो चार ड्राइंग शीट जो बेहतरीन अच्छे हैं, कलर भरे हुए, आप उसको आपके सीनियर टीचर के पास रखते हैं और आप उनसे कहते हैं कि देखिए ये 3 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, इन सब की अच्छी इन्होंने सब ने अच्छा काम किया है, आप मुझे बताइए कि इनमें और अच्छा कौन सा है। तो आपके टीचर आपको सीनियर ये जवाब देंगे कि ये ज़्यादा बेहतर है, अली ने ज़्यादा बेहतर तरीक़े से रंग भरा है। ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं, ओके, तो हम उसे तफजीली सिफत कहेंगे या कंपेरेटिव डिग्री कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री कैसे कहेंगे? उर्दू में कहते हैं उसे सिफत आलिया या आलिया सिफत, जो सबसे आला हो, बरतर हो। कंपेरेटिव जब हम कंपेयर कर रहे हैं, सुपरलेटिव जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, एक्सीलेंट हो। सुपरलेटिव के आगे कोई डिग्री है क्या? नहीं। गुड, बेटर, बेस्ट नहीं है सर। जी, इतने हम कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इतना ही हमने देखे। उसके आगे देखे कि हमने सुपरलेटिव पर उसको रोक दिया गया है कि सबसे आला है। अब अली ज़्यादा ज़हीन तो है किसी के मद्दे मुकाबिल में, लेकिन जब आप इस तरह का जुमला कह रहे हैं कि अली सबसे ज़्यादा ज़हीन है, यानी कि अली सबसे सुपीरियर है। ठीक है, पूरी क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप यहाँ पर। कंपेयर का शार्ट ही नहीं, अब वो सबसे नंबर 1 है। डायरेक्ट रिजल्ट। जी, ओके, उर्दू में याद रखिए सिर्फ सिफत आलिया, सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री को उर्दू में क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ उर्दू के टर्म्स आपको याद रखना है। ये भी अल्फाज हमने देखे हैं अभी शुरुआत में, दोबारा मिसालों के ज़रिए देख सकते हैं आप उसको। मुश्तक़ अल्फाज जो किसी दूसरे लफ्ज़ से बने हैं, डिराइव्ड, कहीं से बने हैं, किसी वजह से बने हैं, किसी वर्ब से बनते हैं, किसी काम की वजह से बनते हैं। जैसे पढ़ना से बना है पढ़ने वाला, लिखना से बना है लिखाई। और मिसालें दीजिए फास्ट। आसमान, आसमानी। जी, और रूहानी, रूह से बना रूहानी। जी, और फिजा, फिजाई। जी, और खेल से खेलने वाला, खिलाड़ी। खेलने वाला सब। जी, खिलाड़ी, खिलाड़ी, जी, जी, खिलाड़ी, खेलने वाला। और देख से देखने वाला। देखने वाला, और बोल से बोलने वाला। ठीक है, समझ गए आप। मुश्तक़ अल्फाज यानी जो किसी के मुश्ताक़ हैं, जो किसी दूसरे से मिलकर बने हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड वर्ड्स
ये अभी भी जो है 7th की किताब में है इंग्लिश में, ठीक है, देख सकते हैं आप। कंपाउंड वर्ड्स यानी जो दो या दो से अल्फाज से मिलाकर बने हैं उसे उर्दू में मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। कंपाउंड वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं। दो अल्फाज है चश्म और चिराग, दोनों को मिलकर, दोनों किस चीज़ से मिला दिए गए हैं? वाव से, ठीक है। चश्म और चिराग यानी आँख और चिराग। आब व हवा, पानी और हवा। आब अलग है, हवा अलग है, लेकिन जब आप वो हवा लिखा जाता तो ये फिर एक ही लफ्ज़ है। आब व हवा एक ही लफ्ज़ है लेकिन मुरक्कब है। आब व हवा सरसब्ज़ और शादाब बोलते ना, वैसा क्या? जी जी, सरसब्ज़ और शादाब। खुशी गम, खुशी व गम, अजीब व गरीब। अजीब व गरीब, अजीब एक लफ्ज़ है, हैरत अंगेज। हैरत व अंगेज़, हैरत अंगेज़ एक मुरक्कब है जी। आब व हवा, आब एक अलग चीज़ है, हवा एक अलग चीज़ है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया गया तो वो एक लफ्ज़ बना, वो मुरक्कब बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गया, ठीक। उसके बाद है एक्सेप्शन वर्ड्स, इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं हुरूफ इस्तस्ना। वो अल्फाज जो किसी को छोड़ने या मुस्तस्ना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मिसाल देखेंगे तो और भी आसानी से समझ पाएंगे हुरूफ इस्तस्ना किसे कहते हैं। इस्तस्ना तो हमको मालूम है, किसी को छोड़ देना, किसी को मुस्तस्ना रखना, किसी को महरूम कर देना, किसी को स्किप करना, किसी को इग्नोर करना, ठीक है। अब मिसाल देखिए उसकी। सब आए थे सिवाय अली के, तो कौन सा लफ्ज़ है जो हुर्फ़ मुस्तस्ना है यहाँ पर? सिवाय, 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 सिवाय जी, सिवाय अली के। मैंने सबको बुलाया मगर अहमद को नहीं। अब यहाँ पर हुर्फ़ मुस्तस्ना कौन है? मगर, अली को, मगर, जी जी, ठीक है। तो ये है हुर्फ़ इस्तस्ना। मैंने सब खाने में, मैंने दावत में मैंने सब खाया सिवाय बिरयानी के। हाँ सर, सिवाय मीठे के। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मीठा नहीं मिलता ना कभी। नहीं, जो हमने जुमला बोले उसमें बिरयानी कभी मुस्तस्ना हो सकती है क्या कोई दावत? नहीं, बिरयानी मीठा नहीं। जैसा मुरक्कब लफ्ज़ देखे आपने, उसी तरह मुरक्कब जुमले हैं। मुरक्कब अल्फाज में दो या दो से ज़ायद अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बना जाता है तो हम उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। दो या दो से ज़ायद जुमले जब आज़ादा तौर पर जुमलों को तोड़कर बनाए जाते हैं तो वो मुरक्कब जुमले कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अली ने किताब पढ़ी और अहमद खेलने चला गया। दोनों भी आज़ाद जुमले हैं, लेकिन दोनों को भी, म्यूट कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर दो जुमले आपको जो नज़र आ रहे हैं, दोनों भी आज़ाद जुमले हैं। अली ने किताब पढ़ी, ये जुमला भी आज़ाद है, और अहमद खेलने चला गया, ये भी एक आज़ाद है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। लेकिन दोनों भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस को और के ज़रिए जोड़ दिया गया। ओके, तो ये मुरक्कब जुमला कहलाएगा। ठीक है। और जब दोनों में से कोई एक जुमला अगर किसी दूसरे जुमले पर मुनस्सर है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों भी जो मिसालें दी जाए, एक मिसाल जो दी गई है वो आज़ाद जुमले हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर और निकाल भी दें या दोनों को अलग अलग लिख भी दें तो दोनों का मतलब बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब जुमला कोई ऐसा आ जाएगा, अली ने किताब पढ़ी, लेकिन ऐसा जुमला बोलिए जो अली ने किताब पढ़ी जुमले के ऊपर डिपेंड करता हो। जोया ने खाना खाया, निदा खेल रही थी। दोनों भी आज़ाद हैं। अली ने किताब पढ़ी और वो खेलने चला गया।
नहीं, ये दोनों भी आज़ाद हैं। उसमें डिपेंड नहीं करता सर। साइंस नहीं पढ़ी। जैसा कि आपने ऊपर मिसाल में देखे थे, अली ने मेहनत की इसलिए अली कामयाब हुआ। ठीक है, अली ने बहुत मेहनत की इसीलिए वो पास हो गया, कामयाब हो गया। अली जब बच्चा था वो बहुत शरीर था, छोटा था जब वो शरीर था। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे, ये तो आप समझ गए मुरक्कब जुमला। ऐसा जुमला पहला वाला हिस्सा अगर दूसरे वाले हिस्से के बगैर मुकम्मल नहीं होता, ठीक है, तब हम उसे मखलूत जुमला कहते हैं। इतना कहना है मेरा बस। जैसा ये मुरक्कब जुमला है, दोनों में आज़ाद जुमले हैं, और अगर दो जुमले ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और देखे ना आपने कल इंग्लिश के पीरियड में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसे हम मखलूत जुमला कहेंगे इंग्लिश में। अगर आगे आया तो इंशाल्लाह हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। पहला जुमला दूसरे जुमले पे मुनसिर हो तो मखलूत जुमला कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिंपल वर्ब, इसमें क्या बोल? मिक्स सेंटेंस, मुजर्रिद फेल। मुजर्रिद फेल किसे कहेंगे? अली सो रहा है। वो फेल जो सिर्फ एक ही अमल को अली खा रहा है। वो फेल जो सिर्फ एक ही अमल को जाहिर करे। एक जुमले में एक ही फेल रहेगा। अली सो रहा है तो सोना ये मुजर्रिद फेल है। अली खा रहा है, खाना ये सिर्फ एक ही है। अहमद लिख रहा है, लिखना ये मुजर्रिद फेल रहेगा। ठीक है, उसके बाद है पैसिव वॉइस, जिसे उर्दू में मजऊल कहते हैं। वो जुमला जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र ना हो बल्कि मफ़ूल पर ज़ोर हो। हमको मालूम है अली ने किताब पढ़ी, वो जुमला हमने देखे, तो अली तो वहाँ पर सब्जेक्ट था यानी फ़ाइल था। ऑब्जेक्ट कौन था वहाँ पर? मफ़ूल किताब थी। ठीक है, तो किताब के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है यहाँ पे, किताब पढ़ी गई। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अली ने किताब पढ़ी, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है किताब पढ़ी गई, जहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र ना करते हुए मफ़ूल पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। किताब पढ़ी गई, खाना खाया गया, खेल खेला गया। तब हम ऐसे जुमलों को, ऐसे अल्फाज को हम मजऊल कहेंगे। ठीक है जी। उर्फ़ निदा हमने देख ली है, इसको हम स्किप करेंगे। ए अली, अरे अली, अरे खुदा देख लिए हमने। ज़मीर को देखे हमने जी, ज़मीर को भी हमने देखे हैं। ज़मीर की अक़साम भी हमने देखे हैं। ज़मीर मुतकल्लिम देखे हैं, बोलने वाले के इस्तेमाल होती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम की दो किस्में हैं। एक है वाहिद ज़मीर मुतकल्लिम, जिसमें आप सिंगल ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, मैं। और जब आप इज्तिमाई तौर पर जमा की सूरत में ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम है लेकिन जमा में। ठीक है, जमा। अगर मैं है तो वाहिद मुतकल्लिम, और अगर हम हैं, आप है, इज्तिमाई, जमा मुतकल्लिम। जी। मैंने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ज़मीर कौन सा है? वाहिद मुतकल्लिम। मैं है। जी। हमने स्कूल जाना है, जमा वाला। हम। जी। ठीक है, ज़मीर हाजिर हमने देखे, जो आपके सामने मौजूद है, जो आपकी बात को सुन रहा है और आप उसका नाम नहीं ले रहे। ठीक है, ऐसे ज़मीर को जो हाजिर है
उसे हम ज़मीर हाजिर कहते हैं। उसमें भी वाहिद है, तू, तुम या आप है। अगर कोई वाहिद शख्स है तो वाहिद, और अगर इज्तिमाई सूरत में है तो वो जमा की सूरत में ज़मीर हाजिर हैं, लेकिन यहाँ पे वाहिद है। मिसालें, तुम कहाँ जा रहे हो, आप किसी अकेले शख्स को पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये ज़मीर हाजिर है लेकिन वाहिद है। ठीक है। आप कैसे हैं, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा अफराद वहाँ पर मौजूद हों, तब आप ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो ये ज़मीर हाजिर हैं लेकिन जमा में है। ओके। ज़मीर गायब भी हमने देखे जो आपके सामने मौजूद नहीं है। गायब शख्स के बारे में आप तज़किरा करते हैं। अगर कोई अकेला है वो गायब शख्स, वो आदमी, ठीक है, वो शख्स अभी गया, वाहिद हो गया। जब आप ज़्यादा के लोग, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकता है और वाहिद जमा भी हो सकते हैं। वो खेल रहा है, मुज़क्कर है। वो स्कूल जा रही है, मुअन्नस है। वो किताबें पढ़ रहे हैं, ये जमा की सूरत में है। ज़मीर गायब है लेकिन जमा की सूरत में है। ज़मीर मफ़ऊली, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ज़मीर मफ़ऊली, ये ज़मीर जुमले में मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी जिस पर कोई अमल किया जाए। मिसाल अगर दूँ तो समझ जाएंगे ज़मीर मफ़ऊली किसे कहते हैं। ज़मीर का मतलब तो हमको मालूम है, प्रोनाउन नाम की बजाय इस्तेमाल हो रहा है, और वो कैसा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, मफ़ऊल के तौर पर, यानी मुझे, तुम्हें। इस पर कोई और जमा में है तो हमें, तुम्हें, इन्हें। मिसाल के तौर पे उस्ताद ने मुझे बुलाया। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ऊल कहीं पर नज़र आ रहा है क्या? जैसा आपने वहाँ पर देखे थे कि अली ने किताब पढ़ी, किताब वहाँ पर मफ़ऊल था। अब यहाँ पर उस्ताद ने मुझे बुलाया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे वाहिद जी, और सब्जेक्ट का रोल अदा कौन कर रहा है? उस्ताद। तो ये जो यहाँ पर मुझे जो कहा जा रहा है, तो वो भी इस्म नहीं है, ज़मीर है। ठीक है। तो यहाँ पर जब ज़मीर मफ़ऊल का रोल अदा करता है तो उसे ज़मीर मफ़ऊली कहते हैं। उसमें भी वाहिद और जमा है। हमने इन्हें किताब दी, इन्हें यहाँ पर मफ़ऊल का रोल अदा कर रहा है, तो ये जमा में रहेगा। ओके। जी। उसके बाद है ज़मीर मुल्की। ज़मीर मुल्की किसे कहते हैं? ये ज़मीर मिल्कियत ज़ाहिर करती है, यानी किसी चीज़ की मिल्कियत को बयान करती है। मिसाल दूँ तो आप समझ लेंगे, सिर्फ हेडिंग लिख दीजिए, ज़मीर मुल्की, मिल्कियत को बयान करने वाली। मिसाल के तौर पे, मेरा, तुम्हारा, इसका। ये पेन मेरा है, ये मकान मेरा है। तो मेरा जब आप जुमले में कह रहे हैं ये मकान मेरा है, तो मेरा ये ज़मीर है, नाम के बजाय इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मिल्कियत के इजहार के लिए। ठीक है। तो उसे हम ज़मीर, पॉसेसिव प्रोनाउन है ना? जी, पॉसेसिव प्रोनाउन। जब आप किसी मिल्कियत का दावा करने के लिए, मिल्कियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर जमा में है तो हमारा, तुम्हारा, इनका। ये मेरा घर है, मेरा यहाँ पर वाहिद है, लेकिन ये कौन सा मेरा ज़मीर है? ये मिल्की है, मिल्कियत ज़ाहिर पॉसेसिव है। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, स्कूल बहुत बड़ा है लेकिन हमारा है, हमारा ये ज़मीर है, लेकिन कौन सा ज़मीर है? मिल्कियत। ओके, जमा। उसके बाद देखिए ज़मीर इशारा है, ऐसा इसम के बजाय इस्तेमाल होने वाला ऐसा प्रोनाउन जो डेमॉन्स्ट्रेटिव है, इशारा ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे, ये, वो, ये लोग, वो लोग, इशारे की तरफ इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है। वो ज़मीर इशारा कहलाएगा। इस पर सवाल महाटीटी के अंदर पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर में, ज़मीर इशारा पर सवाल पूछा हुआ है। ये मेरा दोस्त है। ठीक है। तो यहाँ पर ये
ज़मीर है, नाम की बजाय इस्तेमाल हुआ, और वो ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इशारे के लिए, ठीक है। इशारे के तौर पर। वो तुम्हारी किताब है, वो भी इशारा है, ये ज़मीर इशारा है। ओके, ये वो का उसकी ये भी हो सकता। उसका उसकी ना, दिस एंड दैट। दिस एंड दैट बोल सकते आप, ये या वो, हाँ दिस एंड दैट। ठीक है। यस। उसके बाद ज़मीर इस्तिफ़ामिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड हमने देखे हैं। ज़मीर अब ये प्रोनाउन की किस्मों के अंदर आ रहा है, जहाँ पर आप सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन, क्या, किसे, ये हमने देख लिए हैं। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, क्या तुमने किताब पढ़ी? कौन आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सवाल। प्रोनाउन है, ठीक है, ज़मीर है। और वो कौन किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रोनाउन सवाल करने के लिए। तो ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। ज़मीर मौसूला, देखिए ज़मीर की कितनी अक़सामें हैं। ये ज़मीर दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जो, जिसे, जिस, जिन्होंने। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर मौसूला उर्दू में कहते हैं। मिसाल के तौर पे देख लीजिए आप, ये वो किताब है, यानी कि आप वहाँ पर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ रहे हैं, दो जुमलों को जोड़ रहे हैं। ये वो किताब है जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़मीर मौसूला हैं, वो लड़की जिसे मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर वो जो है, वो दो जुमलों को जुड़ा रहा है, ठीक है, जिसे। तो यहाँ पर नहीं, वो नहीं जिसे ना, जी जी, नहीं जिसे, ऐसा भी हो सकता ना, वो हमारे उस्ताद है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, ऐसा भी हो सकता है क्या? जी, जिन्होंने, जो, जिसने, जिन्होंने, जिसका। जी, अच्छा, ठीक है। ये वही इम्तिहान है जिसे मैंने पास किया है ना, ये वही इम्तिहान है जिसे पास होकर मैं टीचर बना। दो जुमलों को जोड़ने के लिए ज़मीर है। कन्फ्यूज़न नहीं होना हुर्फ़ अतफ़ में और इसमें। हुर्फ़ अतफ़ वहाँ दो जुमलों को जोड़ने के लिए, दो आज़ाद जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हुर्फ़ अतफ़ है। यहाँ पर ज़मीर की बात चल रही है, ठीक है। हुर्फ़ अतफ़ में एंड का इस्तेमाल होता है, और का इस्तेमाल होता है, तो और ज़मीर नहीं है। जो ज़मीर है, जिसे ज़मीर है, जिन्होंने ज़मीर है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ज़मीर मौसूला। जी सर। अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ये बहुत फास्ट लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसी के ऊपर सवालात हैं। ज़मीर की सही तारीफ़ क्या है बताइए? ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आप। वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल को ज़ाहिर करे, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, वो लफ्ज़ जो किसी काम के वक्त को ज़ाहिर करे। ऑप्शन सेकंड। जी, सेकंड जवाब सही है। थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए, जवाब के वक्त दीजिए प्लीज़। उसके बाद है ज़मीर मुतकल्लिम कौन सा है बताइए। ऐसे सवाल आते हैं महाटीटी में। ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? हम बोलने वाला ना, हम थर्ड है। ओके, आपने याद रखा है इसे। इस तरह के सवाल महाटीटी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अली ने किताब पढ़ी, जुमले में फ़ाइल कौन है? बोले तो किताब। अली सब्जेक्ट है अली। जी, सब्जेक्ट अली है, मफ़ूल किताब है। जी। सवाल है तुम कौन सी ज़मीर है? तुम
जमीर हाजिर ज़मीर हाजिर शामिल। नो हाजिर सेकंड जी, सेकंड जमीर हाजिर। ज़मीर हाजिर सही जवाब है। किताबें किस किस्म का इस्म है? इसमें जमा। जी, सही जवाब है। किताबें इस्म है और वो इसमें जमा है। उसके बाद है सवाल, फ़ेल माजी की निशानदही कीजिए। वो खेलता है, वो खेलेगा, वो खेल रहा है, वो खेला। वो खेला खेलेगा। माजी की बात हो रही है, वो खेला, ये माजी का खेला। सवाल, कौन सी ज़मीर मिल्कियत को ज़ाहिर करती है? इनका। उनका। सही जवाब। अरे किस किस्म का हिदाया मुखातिब करने के लिए। उर्फ़े निदा। निदा। सही जवाब है। कौन सी ज़मीर गायब है? मैं, तुम, हम, वो। सही जवाब। ठीक है हो गया। जी, 15 थे, शायद 7 छूट गए हैं वो। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितना पढ़ाया गया उसको वार्म अप करने के लिए सवालात थे ये, ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे। इसमें सवालात आ सकते हैं, एक टॉपिक आपको याद रखना है। इसके आगे के भी टॉपिक इंशाल्लाह इसी तरह के हम लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an